मंजिलें उन्हें नहीं मिलती हैं जिनके ख्वाब बड़े होते हैं, मंजिलें उन्हें ही मिलती हैं जो जिद बड़े होते हैं। हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल डेडिकेशन टू एजुकेशन। कैसे हो आप सभी दोस्त? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी दोस्तों को पता है कि इससे मैंने आप सभी दोस्तों को इंडियन ज्योग्राफी के टॉप 10 क्वेश्चंस प्रोवाइड कराए थे। आज मैं वर्ल्ड ज्योग्राफी के टॉप 10 क्वेश्चंस लेकर आया हूँ, तो आज उन्हीं पे डिस्कस करूँगा और आप सभी दोस्तों को समझाने की कोशिश करूँगा। तो चलिए समय को नष्ट ना करते हुए सेशन को कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरी अमेरिका की कौन सी मुख्य नदियाँ रॉकीज पर्वत श्रेणी से निकलती हैं? यानी जो उत्तरी अमेरिका है उसकी कौन सी मुख्य नदियाँ हैं जो रॉकीज पर्वत श्रेणी से निकलती हैं? सबसे पहले मैं नदियाँ देखता हूँ, उसके बाद में ऑप्शन देखता हूँ कि इसमें राइट ऑप्शन क्या है। इसमें नदियाँ कौन कौन सी मेंशन है? फर्स्ट है मिसौरी, सेकेंड है कोलोराडो, थर्ड है रियो ग्रांडे और फोर्थ है कोलंबिया। तो इसमें कौन सी नदियां हैं जो रॉकीज पर्वत श्रेणी से निकलती हैं? तो इसका राइट आंसर क्या है आप लोगों को कमेंट में देना है, और आप सब लोगों के लिए 5 सेकंड का मैं केवल टाइम दूंगा राइट आंसर देने के लिए। तो चलिए पहले ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए 1, 2 और 3, ऑप्शन बी 2, 3 और 4, ऑप्शन सी 1, 2 और 4 और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या है आप लोगों को कमेंट में देना है केवल 5 सेकंड में। तो सभी लोग इसका राइट आंसर दीजिएगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी है 1, 2 और 4। अब इसकी हम व्याख्या देखते हैं। मिसौरी उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी नदी है। जो मिसौरी नदी है वो उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी नदी है। यह पश्चिमी मोंटाना से निकलती है। कहाँ से निकलती है? यह पश्चिमी मोंटाना से निकलती है। और जो कोलोराडो है, जो कोलोराडो है ये अमेरिका और मेक्सिको में प्रवाहित होती है। जो कोलोराडो नदी है ये कहाँ? अमेरिका और मेक्सिको में प्रवाहित होती है। तथा कोलंबिया कनाडा ब्रिटिश कोलंबिया से निकलती है। कोलंबिया नदी कहाँ से निकलती है? कनाडा ब्रिटिश कोलंबिया से निकलती है। यह अमेरिका और कनाडा में बहती है। कहाँ बहती है? जो कोलंबिया नदी है वो अमेरिका और कनाडा में बहती है। तो इसका राइट आंसर क्या था? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, समशीतोष्ण घास क्षेत्रों को क्या कहा जाता है? यानी जो समशीतोष्ण घास क्षेत्र होते हैं उनको क्या कहा जाता है? ए मध्य एशिया स्टेपी, 2 उत्तरी अमेरिका प्रेरी और 3 दक्षिण अमेरिका में विल्ड। ऑप्शन देखते हैं, उसके बाद इसका राइट आंसर आप लोगों को देना है। ऑप्शन ए 1 और 2, ऑप्शन ए 1 और 2, ऑप्शन बी 1 और 3, ऑप्शन सी 2 और 3, ऑप्शन डी 1, 2 और 3। तो इसका राइट आंसर क्या है आप लोगों को कमेंट में देना है 5 सेकंड में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन ए क्या है? ऑप्शन ए 1 और 2। जो दक्षिण अमेरिका में समशीतोष्ण घास के मैदान होते हैं उनको क्या कहा जाता है? उनको कंपास कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उनको कंपास कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओरोजेनिक बल से किसका निर्माण होता है? जो हमारा ओरोजेनिक फोर्स है उससे किसका निर्माण होता है? एक व्लॉक पर्वत, नंबर 2 फोल्ड पर्वत और नंबर 3 रेलिक्ट पर्वत। तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी 1 और 2, ऑप्शन सी 2 और 3, ऑप्शन डी 1, 2 और 3। तो इसका राइट आंसर क्या है आप लोगों को कमेंट में देना है। तो आप सभी लोग 5 सेकंड में इसका राइट आंसर दीजिएगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन बी 1 और 2।
एक क्या है ब्लॉक पर्वत और दो क्या है फोल्ड पर्वत। अब इसकी व्याख्या देखते हैं। इस बल के कारण वालन भ्रंशन और क्षेपण प्रक्रिया द्वारा ब्लॉक और फोल्ड पर्वत का निर्माण होता है। किसके कारण? इस बल के कारण भ्रंशन, वालन और क्षेपण प्रक्रिया द्वारा, किसके द्वारा? क्षेपण प्रक्रिया के द्वारा ब्लॉक और फोल्ड पर्वत का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अमेरिका के पेम्पा और जंजीबार द्वीप किसकी खेती व निर्यात के लिए जाने जाते हैं? जो अफ्रीका का पेम्पा और जंजीबार जो द्वीप है वो किसकी खेती व निर्यात के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन देखते हैं। सबसे पहले ऑप्शन ए लौंग, ऑप्शन बी गन्ना, ऑप्शन सी तंबाकू और ऑप्शन डी कॉफी। तो इसका राइट आंसर क्या है आप लोगों को कमेंट में देना है 5 सेकंड में केवल। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन ए लौंग। जो अफ्रीका का पेम्पा और जंजीबार द्वीप है वो किसके लिए जाना जाता है? वो लौंग की खेती व निर्यात के लिए जाना जाता है। पेम्पा जो द्वीप है वो हिंद महासागर में स्वाहिली तटीय क्षेत्र में स्थित है। कहाँ पे? इस स्वाहिली तटीय क्षेत्र में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे कथन दिए हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यहाँ पे कथन दिए हैं, आपको इन पे विचार करना है कि इसमें राइट कथन कौन सा है और रॉन्ग कथन कौन सा है। तो फर्स्ट कथन है ओक्सबो झील का टूटा हुआ हिस्सा होता है। जो ओक्सबो झील है उसका टूटा हुआ हिस्सा होता है। ऑप्शन दो जो है नदी के युवावस्था की विशेषता वाणिज्यिक मैदान होते हैं। कथन फर्स्ट क्या है? ओक्सबो झील का टूटा हुआ हिस्सा होता है। और कथन दो क्या है? नदी के युवावस्था की विशेषता वाणिज्यिक मैदान होते हैं। तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए केवल एक, जो ओक्सबो झील का टूटा हुआ हिस्सा होता है, ये राइट आंसर है। अब इसकी व्याख्या देखते हैं। वाणयुक्त मैदान नदी की अंतिम अवस्था में दृश्यमान होते हैं। जो वाणयुक्त मैदान होते हैं वो नदी की अंतिम अवस्था में दृश्यमान होते हैं। नदी की युवावस्था में गड्ढे, झरने, प्रपात दृश्यमान होते हैं। जो नदी की युवावस्था होती है वो उसमें गड्ढे, झरने व प्रपात दृश्यमान होते हैं। जब आप नदियाँ पढ़ोगे तो वहाँ पे आपको संपूर्ण जानकारी मिलेगी कि प्रपात किसे कहते हैं, झरने किसे कहते हैं, गड्ढे किसे कहते हैं और नदी की अंतिम अवस्था क्या है और युवावस्था क्या है। जब आप लोगों को मैं नदियाँ पढ़ाऊँगा तो वहाँ पे सारी चीज़ें अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वन कटान के कारण क्या परिणाम होते हैं? यदि वनों का कटान किया जाएगा तो उससे क्या परिणाम हमको देखने को मिलेंगे? तो ऑप्शन क्या है इसमें? सबसे पहले कथन देखते हैं, मृदा अपरदन में वृद्धि होगी। सेकेंड है भूमिगत जल का भंडारण और थर्ड है आकस्मिक बाढ़। तो इसका राइट आंसर क्या है आप लोगों को कमेंट में देना है 5 सेकंड में। पहले इसके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी 1 और 2, ऑप्शन सी 1 और 3, ऑप्शन डी 1, 2 और 3। राइट आंसर क्या है आप लोग फटाफट दीजिएगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन सी 1 और 3, मृदा अपरदन में वृद्धि और आकस्मिक बाढ़। अब इसकी व्याख्या देखते हैं। अत्यधिक मात्रा में वन कटान के कारण मृदा अपरदन की दर काफ़ी बढ़ जाती है। जब अत्यधिक मात्रा में वनों का कटान होता है तो जो मृदा का अपरदन होता है वो अत्यधिक मात्रा में बढ़ जाता है, क्योंकि वनस्पति ना होने के कारण मृदा की जो पकड़ होती है वो अत्यधिक कमज़ोर हो जाती है। मतलब मृदा की जो पकड़ होती है वो कमज़ोर हो जाती है। वर्षा के समय में वनस्पति ना होने के कारण वर्षा का जो जल है वो भूमि में पूरी तरह से रिस नहीं पाता है। जो वर्षा का जल है वो पूरी तरह से रिस नहीं पाता है, जिस कारण आकस्मिक बाढ़ आती है। क्योंकि जब वनस्पति ना होने के कारण जो
वर्षा का जल है वो एक जगह एकत्रित हो जाएगा, जिससे आकस्मिक बाढ़ आ जाएगी। यदि वनस्पति होंगी तो ये धीरे धीरे रिस जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेटराइट मृदा का निर्माण किस प्रकार होता है? जो हमारी लेटराइट मृदा है उसका निर्माण किस प्रकार होता है? आप लोगों को जब मृदा मैं पढ़ाऊंगा तो वहाँ पे बताऊंगा कि मृदा के कितने प्रकार होते हैं, ये लेटराइट मृदा कैसे बनती है, ये काली मृदा कैसे बनती है, मतलब सारी चीज़ें वहाँ पे मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा कि ये मृदा कौन कौन सी मृदा कैसे बनती है। यहाँ पे मैं केवल क्वेश्चंस बता रहा हूँ आपको, थोड़ा शॉर्ट में यहाँ पे समझाने की कोशिश करूँगा। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं और आप लोगों को इसका राइट आंसर देना है। ऑप्शन ए लीचिंग, ऑप्शन बी अफरदन, ऑप्शन सी उपजाऊ नदी सिल्ट के निक्षेप के कारण, ऑप्शन डी आग्नेय चट्टानों के आंतरिक अपक्षय के कारण। तो इसका राइट आंसर क्या है आप लोगों को कमेंट में देना है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन ए लीचिंग। क्या है राइट आंसर? लेटराइट मृदा का निर्माण लीचिंग से होता है। अब व्याख्या देखते हैं इसकी। लीचिंग प्रक्रिया में नदी अपने साथ उपजाऊ मृदा बहाकर ले जाती हैं। इस प्रक्रिया में क्या होता है, जो नदियाँ होती हैं वो जब बाढ़ आती है तो अपने साथ उपजाऊ मृदा है वो बहाकर ले जाती हैं और समतल मैदानों में मृदा का निक्षेप कर देती हैं। मान लीजिए जो समतल क्षेत्र होते हैं वहाँ पे ये मृदा का निक्षेप कर देती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गुआना नामक प्राकृतिक उर्वरक किस क्षेत्र में पाया जाता है? ये जो गुआना नामक प्राकृतिक उर्वरक हो वो किस क्षेत्र में पाया जाता है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए तिएरा देल फ्यूगो, ऑप्शन बी आटाकामा मरुस्थल, ऑप्शन सी ब्राजील का मीनस गेरियस और ऑप्शन डी पेरू का तटीय क्षेत्र। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है आप लोगों को 5 सेकंड में कमेंट बॉक्स में इसका राइट आंसर देना है। तो चलिए फटाफट आप लोग इसका राइट आंसर दीजिएगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन डी पेरू का तटीय क्षेत्र। इसकी व्याख्या देखते हैं। इस उर्वरक में नाइट्रेट की मात्रा काफ़ी अधिक होती है। ये जो गुआना नामक प्राकृतिक उर्वरक है इसमें नाइट्रेट की मात्रा अत्यधिक होती है और यह भूमि के लिए अत्यधिक उपजाऊ होता है। ये भूमि के लिए अत्यधिक उपजाऊ होता है। इसका इस्तेमाल पेरू के द्वीप व तटीय क्षेत्रों में किया जाता है। कहाँ पे किया जाता है? पेरू के द्वीप व तटीय क्षेत्रों में इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जिब्राल्टर जल डमरू मध्य किन दो देशों को अलग करता है? जो हमारा जिब्राल्टर जल डमरू मध्य है वो किन दो देशों को अलग करता है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए पुर्तगाल और मोरक्को को, ऑप्शन बी अल्जीरिया और स्पेन को, ऑप्शन सी मोरक्को और स्पेन को, ऑप्शन डी अल्जीरिया और पुर्तगाल को। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है? आप सभी लोग इसका राइट आंसर दीजिएगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन सी मोरक्को और स्पेन। व्याख्या देखते हैं इसकी। यह यूरोपीय देश स्पेन और अफ्रीकी देश मोरक्को को अलग करता है। किसको? यूरोपीय देश स्पेन और अफ्रीकी देश मोरक्को को अलग करता है और भूमध्य सागर को अटलांटिक सागर से जोड़ता है। किसको? जो हमारा भूमध्य सागर है उसको कहाँ से जोड़ता है? अटलांटिक सागर से जोड़ता है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन से। अफगानिस्तान का हेलमंद प्रांत किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है? जो अफगानिस्तान में हमारा एक हेलमंद प्रांत है वो किसकी खेती के लिए सबसे अधिक प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए तंबाकू, ऑप्शन बी अफीम, ऑप्शन सी गेहूं और ऑप्शन डी कपास। तो राइट आंसर क्या है? लास्ट क्वेश्चन से आप लोगों को कमेंट में 5 सेकंड में इसका राइट आंसर देना है। तो सभी लोग फटाफट इसका राइट आंसर दीजिएगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन बी अफीम। यह विश्व का सबसे बड़ा अफीम उत्पादक क्षेत्र है।
अफगानिस्तान का जो हेमंद प्रांत है वो विश्व का सबसे बड़ा अफीम उत्पादक क्षेत्र है। याद रखना है आप लोगों को, ये विश्व का सबसे बड़ा अफीम उत्पादक क्षेत्र है। विश्व का कुल उत्पादन की 75% अफीम हेलवंद में उत्पादित की जाती है। कहाँ पे? 75% जो अफीम है वो कहाँ पे? वो अफगानिस्तान के हेलमंद प्रांत में उत्पादित की जाती है। तो ये थे वर्ल्ड ज्योग्राफी के टॉप 10 क्वेश्चंस। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो इसी तरीके से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी के या इंडियन पॉलिटी के, जितने भी क्वेश्चंस होंगे मैं आप सभी लोगों को प्रोवाइड कराता रहूँगा। तो चलिए सेशन को एंड करते हैं। सेशन को एंड करने से पहले आप सभी दोस्तों से एक रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज़ इस चैनल पर जितने भी नए जुड़े हैं आप सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे हमारी समस्त वीडियो का आप दोस्तों को नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।